हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है उसको आगे कवर करते हैं। और आज की क्लास में हम विंड को कंप्लीट करके, लोकल विंड को कंप्लीट करके अपना जो जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से जल्दी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो। करो क्योंकि हमें टॉपिक जो है शुरू करना है। लास्ट क्लास में हमने जो है सिरोको तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं मिस्ट्रल को। तो क्लास शुरू करते हैं। जो मिस्ट्रल विंड है
हम मिस्ट्रल विंड के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी जो लोकेशन है वो भी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। अब मिस्ट्रल, ये बात याद रखना कि जो आपकी मिस्ट्रल विंड है ना, वो कैसी विंड है। मिस्ट्रल विंड आपकी एक कोल्ड विंड है, ठंडी पवन है, जो कहाँ पे ब्लो करती है गुड इवनिंग रुचि, जो आपके स्पेन और फ्रांस में चलती है, ठीक है। और ये जो विंड है ये ज्यादा कॉमन और इफेक्टिव है विंटर में। विंटर के टाइम पे ये ज्यादा इफेक्टिव रहती है, क्यों? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर ओवर यूरोप एंड लो प्रेशर ओवर मेडिटेरियन सी। अब ये यहाँ पे आपको एक जो खेल है वो समझना पड़ेगा टेम्परेचर और प्रेशर का। आपका विंटर में क्या है, ये मेडिटेरियन सी है और ये आपका क्या है, ये आपका है यूरोप। अब यूरोप में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है तो सर्दी में यहाँ पे टेम्परेचर कम तो हाई प्रेशर, और ये पानी वाला भाग है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा और यहाँ पे होगा लो प्रेशर। तो विंड कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ से ये आपका यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे स्पेन है, इस फ्रांस और स्पेन से ये विंड चलती है, तो इसको बोला जाता है आपका मिस्ट्रल, ठीक है। और ये जो है ना एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडी है। व्हेन दे ब्लो थ्रू सेंट्रल प्लेटू एंड डिसेंड इनटू राइन वैली ऑन सदर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस। ये कहते हैं कि ये जब जो सेंट्रल प्लेटू है, सेंट्रल प्लेटू के ऊपर से बहती है और फिर आपकी जो राइन घाटी है ना फ्रांस की, वहां पे ये बैठती है। तो ये क्या करती हैं, वाइल ब्लोइंग थ्रू नैरो वैली ऑफ राइन, राइन जो नदी है, राइन नदी की वैली में बैठते हुए ये क्या हो जाती है, स्टॉर्मी नॉर्थ कोल्ड विंड हो जाती है। इसकी जो वेलोसिटी है यानी कि स्पीड है वो इतनी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये इतनी स्पीड से भी बहती है, 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी बहती है, ठीक है। ये है आपकी मिस्ट्रल। अब एक बात याद रखना कि आपकी जो मिस्ट्रल है वो कैसी विंड है, मिस्ट्रल आपकी घाटी यानी कि कैटाबेटिक विंड है, कैटाबेटिक विंड है, ये बात याद रखना। कैटाबेटिक विंड कौन सी होती है, जब ठंडी विंड आपकी घाटी में बैठती हैं। आप जो इससे पहले मैंने आपको जितनी भी वार्म विंड बताई है वो कैटाबेटिक नहीं है, आपकी मिस्ट्रल एक कैटाबेटिक विंड है। क्योंकि कैटाबेटिक विंड में क्या होता है, कैटाबेटिक विंड में जो आपकी ठंडी पवनें होती है वो रात को नीचे घाटी की तरफ बैठने लगती हैं, इसलिए मिस्ट्रल एक कैटाबेटिक विंड है, ठीक है। अब आगे आता है आपका बोरा। तो जो बोरा है ना, बोरा भी एक एग्जाम्पल है, कोल्ड कोल्ड विंड है बोरा भी, ठीक है। अब ये बोरा कहाँ पे जो है, एक मिनट बेटा, आपकी जो बोरा है ना, बोरा भी एक आपकी कोल्ड विंड है। अब ये बोरा विंड आपकी कहाँ पे चलती है, ये मैंने आपको दिखाया था, आपका ये इटली है मेडिटेरियन सी में, और इटली के ये इधर क्या है आपका एड्रिएटिक सी। तो यहाँ पे इस किनारे पे आपकी जो विंड चलती हैं, यहाँ पे इस विंड का नाम है बोरा विंड, एड्रियाटिक सी के किनारे पे। और आपकी जो बोरा है ना
बोरा बिकम मोर इफेक्टिव इन नॉर्थ इटली। ये जो नॉर्थ इटली है ना, नॉर्थ इटली में आपकी बोरा ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभावी है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे बैठती है, नीचे की तरफ बैठती हैं। आल्प्स का जो सदर्न किनारा है ना, सदर्न स्लोप है, उसके सहारे ये बैठती हैं। और ये मिस्ट्रल की तरह नहीं है। आपकी मिस्ट्रल तो ड्राई है, वो बारिश नहीं करती, लेकिन ये ठंडी होके बारिश करती है, मॉइस्ट विंड है, क्योंकि ये कुछ पानी पिक कर लेती है यहाँ से, इस एडियाटिक सी से। और यहाँ पे नॉर्थ इटली में क्या करती है, इस नॉर्थ इटली में बारिश कर देती है। और ये जो नेम बोरा है, बोरा नेम जो है लेटिन वर्ड बोरस से जो है डिराइव किया है, जिसका मतलब होता है नॉर्थ। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है आपका नॉर्थ। अब ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी बोरा विंड है ना, हिंदी में भी देख लो, उल्लेख किया गया कि बोरा नीचे की ओर उतरने के कारण रुद्धोष्म रूप से गर्म हवा है। आल्प्स की दक्षिणी ढलानों पर फिर भी इसकी तुलना में तापमान बहुत कम है, तटीय क्षेत्र का तापमान। ये देखो, ये ठंडी पवन पता है क्यों है? वैसे तो ये कोल्ड विंड क्यों मानी जाती है पता है? क्योंकि आपका जो आल्स है ना, आल्स का उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर चलने वाली हवा ठंडी है, इसलिए इसको कोल्ड विंड बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि अल्पाइन ढलानों पर उतरने से पहले बोरा बेहद ठंडा है, लेकिन इसकी जो जैसे ये नीचे उतरते हैं ना, तो इसका जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मान लो पहले इसका 2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब ये आल्प्स माउंटेन से नीचे की तरफ उतरती है ना, तो इसका टेम्परेचर ये हो जाता है 6 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ जाता है। और ये कहते हैं औसत वार्षिक आवर्ती 36 है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये अधिक हो जाती है, जब यह होती है तापमान, ये क्या कहते हैं कि एवरेज एनुअल फ्रीक्वेंसी इसकी 36 है, लेकिन ये कभी कभी बहुत ज्यादा तेजी से विंटर सीजन में हो जाती है बारिश। और जो एड्रियाटिक कोस्टल एरिया है, वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्रीजिंग लेवल पर, यानी कि 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है। अब आगे देखो, ये सारी विंड जितनी भी हमने पढ़ी है ना, इनके नेम देख लो। आपका ये है चिनूक विंड, नॉर्थ अमेरिका की। ये है आपकी सांता आना, कैलिफोर्निया की। ये आपका, उसके बाद हमने जोंडा पढ़ा है, हमने और कौन सा पढ़ा है, जोंडा के बाद हमने बोरा पढ़ा है, मिस्ट्रल पढ़ा है, फोएन पढ़ा है, सिरोको पढ़ा है, हरमटन पढ़ा है, खमसीन पढ़ा है, लू हमें पता है क्या होती है। अब हमारी देखो नेक्स्ट है ब्लिजार्ड। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी जो ठंडे इलाकों में ठंडी जो विंड चलते हैं उनको ब्लिजार्ड कहलाता है। ब्लिजार्ड क्या होता है, बर्फीली हवाएं, बर्फीला तूफान, सूखी बर्फ से भरी हुई प्रचंड तूफानी ठंड और खस्ता ध्रुवीय हवा है, यानी कि इसमें आपकी स्नो और सब कुछ मिक्स होता है। ये बहुत तेज बर्फीली हवा होती है, और यह आपका उत्तर और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रों, साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। मतलब कि ये ब्लिजर्ड आपको पता है कहाँ कहाँ पे मिलेगी, एक तो आपके पोलर एरिया के पास पास, दूसरा आपका जो माउंटेन है ना, और माउंटेन पे भी हाइट में जहाँ पे आपकी बर्फ पड़ती है, वहां पे ये आपकी विंड मिलती है। कहते हैं बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल के कारण इनकी जो दृश्यता है, यानी कि जो विजिबिलिटी है, देखने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, और इसकी जो गति है वो 80 से 90 जो 96 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। और ये कहते हैं कि ये जो हवा आती है, इन हवाओं के आगमन से हवा के जो तापमान है ना, उसमें अचानक से गिरावट आती है। मतलब मान लो ये कोई इलाका और यहाँ पे कोई पवन बह रही है, और उसकी जो टेम्परेचर वो है 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ये बर्फीला तूफान आया तो इस हवा का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और वो 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, अचानक से गिर जाता है। सब फ्रीजिंग स्तर, यानी कि 0 डिग्री के आसपास आ जाता है उस विंड का टेम्परेचर या उस इलाके का टेम्परेचर। और जो जमीन है, जमीन पर आपकी जो बर्फ की मोटी परत है वो जम जाती है। आपका जो ठंडी लहरें हैं, ठंडी लहरों की शुरुआत हो जाती है जब ये बर्फीला तूफान आता है। तो
गुड इवनिंग यशवंत। जो आपकी ब्लिजार्ड विंड है, मैंने आपको मिस्ट्रल भी करवा दी है। मिस्ट्रल के बाद मैंने आपको बोरा विंड भी करवा दी है और ब्लिजार्ड विंड भी करवा दी है। ये तीनों आपकी कोल्ड विंड है, तीनों कवर हो गई हैं। अभी मैं ब्लिजार्ड के बारे में ही बता रही हूँ कि आपकी जो ब्लिजार्ड है वो एक क्या है, हिंदी में देख लो, एक बर्फीला तूफान है, यानी कि एक बर्फीली हवा है जो बर्फ से भरी हुई बहुत ज्यादा प्रचंड हवा है। ठीक है, और ये मोस्टली आपके कहाँ पे बहती है, ये मोस्टली आपका जो साइबेरिया वाला एरिया है, जो ठंडे इलाके है ना, यानी कि आपका जो पोलर एरिया में ये हवाएं चलती है। और साथ ही साथ जो माउंटेन है, और माउंटेन पे भी वहां पे चलती है जहां पे आपकी बर्फ पड़ती है, उस इलाके में ये बर्फीला तूफान या ब्लिजार्ड जो हवाएं हैं वो चलती हैं। और इनकी वजह से, क्योंकि ये जो हवा होती है ना, इसमें आपके बर्फ के टुकड़े, बर्फ के दाने होते हैं, जिसकी वजह से देखने की क्षमता कम हो जाती है और इसकी गति 80 से 86 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और ये जिस भी एरिया में आ जाती है ना ये ब्लिजर्ड, उस एरिया का टेम्परेचर अचानक से कम कर देते हैं, बिल्कुल 0 डिग्री के आसपास ले आती है ये हवा आपका टेम्परेचर। ये मैंने आपको समझाया है ब्लिजर्ड। ये देखो आपका चिनूक हो गया है, सांताना बता दिया, जोंडा, ब्लिजार्ड, मिस्ट्रल, बोरा, फोइन, सिरोको, हरमटन, खमसीन आपकी। ये जो छोटी छोटी हैं ये लू आपको पता है क्या होती है। अब हम आगे करते हैं। अब आपकी जो सारी हवाएं है ना, मेन हवाएं जिससे आपके स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपकी हो गई हैं। अब आपको क्या पढ़ना है ना, ये थोड़ा सा इसका ब्लिजार्ड का रह गया है कि दिस विंड रीच द सडन, ये यूएसए में क्यों आती है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी माउंटेन बैरियर। देखो ये आपके यहाँ पे, ये कनाडा, ये ऊपर वाला कनाडा है, इस कनाडा वाले पार्ट में तो हमें समझ में आता है कि क्योंकि कनाडा जो है ना थोड़ा पोलर एरिया है, इसलिए यहाँ पे आ जाता होगा। लेकिन यहाँ पे यूएसए में ये ब्लिजर्ड क्यों होती है, क्योंकि यूएसए और कनाडा के बीच में कोई भी माउंटेन नहीं है, और मतलब ऐसे ईस्ट टू वेस्ट कोई भी माउंटेन नहीं है जैसे हमारा हिमालय, की वो इस आने वाली ठंडी हवाओं को रोक सके। तो इनकी एब्सेंस की वजह से यहाँ पे ये ब्लिजर्ड अमेरिका में भी क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, पूर्व पश्चिम माउंटेन के अभाव से। और इन्हें दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में, देखो आपका यूएसए में इनको नॉर्दर बोला जाता है, ब्लिजार्ड को याद रखना, ब्लिजार्ड को यूएसए में नॉर्दर कहा जाता है और बुरान कहा जाता है साइबेरिया में। देखो अभी आपने देखा था ना, ये बुरान, बुरान साइबेरिया में नाम है किसका, इस ब्लिजार्ड का, और यूएसए में क्या नाम है, अभी अभी मैंने बताया, नॉर्दर नाम है यूएसए में। ठीक है, अब हमारी कुछ छोटी छोटी विंड है, बस इनको आपको देखना है कि ये कैसी विंड है और कहाँ पे चलती है। जैसे आपकी पुर्गा विंड है, ये आपकी कोल्ड विंड है, यानी कि ठंडी विंड है, और ये रशिया का जो टुंड्रा वाला पार्ट है वहां पे चलती है। उसके बाद आपकी 22 है, 22 भी एक कोल्ड विंड है, ये फ्रांस में चलती है। लेवेंटियर है, लेवेंटियर एक कोल्ड विंड है जो आपका स्पेन और जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वहां पे मिलता है। कोई मुझे बता सकता है कि जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ पे है, किसी को भी पता है कि जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है वो कहाँ पे है। बताओ बेटे, जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या किसी को भी नहीं पता है।
चलो तो जिब्राल्टर स्ट्रेट को सर्च करके आना कहाँ पे है, ठीक है। हाँ जी, देखो आपका ये अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर ये आपका यूरोप है, यूरोप के यहाँ पे आपका है ना, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। वो एग्जैक्टली इस यूरोप और अफ्रीका के बीच में नहीं है, यहाँ पे दो छोटी छोटी कंट्री है, उन दोनों के बीच में है आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट। और स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट होती है जो दो ओशन पार्ट को मिलाती है और दो लैंड पार्ट को अलग कर देती है। हाँ जी, मेडिटेरियन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट कर देती है ये, बिल्कुल। तो लेवेंटियर आपकी स्पेन और जिब्राल्टर स्ट्रेट में बहने वाली एक ठंडी विंड है, ठीक है। और ये जो विंड है ना, ये फोगी यानी कि कोहरा इसी की वजह से छाता है और बिल्कुल डैम्प मौसम कर देता है ये विंटर में ज्यादा बनते हैं। उसके बाद है पेम्पेरो, और आपकी जो पेम्पेरो है ये भी कोल्ड विंड है, इसको पेम्पस भी बोलते हैं। साउथ अमेरिका की ये विंड है आपकी पेम्पेरो, ठीक है। उसके बाद आपकी नॉर्वेस्टर, तो मैंने आपको बताया नॉर्वेस्टर आपकी जो न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड में आपकी गर्म और जो ड्राई विंड है, न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म और सूखी पवनों को बोला जाता है नॉर्वेस्टर। और ये नॉर्वेस्टर आपके एग्जाम में पूछा गया है। पपाया गयो, ये भी आपकी कैसी विंड है, वोयलेंट नॉर्थ ईस्टर्न विंड है। और ये आपका जो गल्फ ऑफ पपागयो है कोस्टा रिका के पास, वहां पे बहती है। उसके बाद आपका है ट्वेंटी पीसर, एक स्ट्रॉन्ग लोकल विंड है जो मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में बहती है। फ्राइजेम है, ये आपकी कोल्ड विंड है अमेजन वैली में। आप फर्स्ट क्लास में कोई मुझसे पूछा था कि मैम अमेजन वैली में बहती है क्या, अमेजन वैली में जो बहती है वो है आपकी फ्राइजम, FRIAGEM। उसके बाद यामो, यामो आपकी जापान में बहने वाली कैसी विंड है, वोम विंड है। ट्रेमेंटोन आपकी एक लोकल, ये भी गर्म हवा है, यूरोप में ही बहती है। इनके बस आपको ये नाम याद रख लेने कि ये कहाँ कहाँ पे है। आपकी मैंने जोंडा बता दी कहाँ पे है, बुरान आपको बताया साइबेरिया में बहने वाली ब्लिजार्ड की जैसी जो विंड है। हबूब आपको पता है कौन सी है, अफ्रीका में ये एक होट यानी कि गर्म पवन है। लेस्टे है, ये आपकी मेडीरिया और मोरक्को में इसको बोलते हैं, ये भी गर्म हवा है। और खमसीन का भी आपको पता है, ये हमने की है। आपको ब्रिक फिल्डर का पता है, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ब्लैक रोलर आपके यूएसए में, इनको भी मैं शामल मैंने आपको करवाई है, सिमूम आपको करवाई है, गिबली करवाया है। और डस्ट स्ट्रॉम क्या होती है, डस्ट स्टॉर्म का मतलब है आपके आंधी के तूफान होते हैं। आंधी के तूफान यानी कि जैसे आपकी आंधी नहीं आती, इसमें आपकी रेत मिट्टी, मिट्टी के कारण सब कुछ उठता है, तो इसमें वही होता है। और वो सैंड जो मिट्टी होती है ना, वो उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है ना वो कम हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा दूर का हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, विंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम क्या होती हैं। देखो आपने विंड तो पढ़ ली, आपकी ग्राउंड सरफेस पे ये होती हैं आपकी विंड। इन विंड के अपोजिट जो चलती हैं अपर सरफेस में, इनको बोला जाता है आपका जेट स्ट्रीम।
ये तो होती है आपकी ग्राउंड सरफेस विंड, जैसे आपकी ईस्टर्ली हो गई, लोकल विंड। ये है आपकी जेट स्ट्रीम। और आपकी जो जेट स्ट्रीम है ना, जेट स्ट्रीम आपकी इन जो सरफेस विंड होती है ना, सरफेस विंड की स्पीड को बढ़ाती है। जितनी तेजी से आपकी जेट स्ट्रीम बैठेगी, उतनी तेजी से ये सरफेस विंड को पीछे से धक्का देगी, और उतनी तेजी से फिर ये सरफेस विंड ऊपर उठेगी। तो इस तरीके से आपकी सरफेस विंड और जेट स्ट्रीम का ये जो चक्कर है, ये जो साइकिल है, ये चलती रहती है। ठीक है। जेट स्ट्रीम समझ में आया? अब जेट स्ट्रीम को चलो शुरू करते हैं। देखो, पहले हम देखते हैं कि ये जो जेट स्ट्रीम है ना, जेट स्ट्रीम हमें कैसे पता चला कि हमारे अपर एटमॉस्फेयर में भी कोई विंड बहती है जिसका नाम जेट स्ट्रीम है। डायग्राम, एक डायग्राम और डाला था मैंने, वो कहाँ गया, ये रहा। पहले ये देखो, आपकी जो जेट स्ट्रीम है ना, वो क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, पूरे ग्लोब पर ये बहती है। और क्या है, ग्लोब के चारों ओर बहती रहती हैं ये जेट स्ट्रीम। ये आपको दिख रहा है ना, ये आपके ग्लोब के चारों सरफेस के चारों तरफ, ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। ये होती है आपकी जेट स्ट्रीम। अब पता है क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यानी कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध था ना, वो था। तो अमेरिका के जो जेट बॉम्बर थे ना, यानी कि अमेरिका के जो जेट प्लेन थे, ऊपर होते हैं ना आपके ये जेट प्लेन, जिनकी हेल्प से हम नीचे कंट्री पे बॉम्ब फेंकते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, वो कैसे उड़ रहे थे, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ऐसे जा रहे थे। तो जब ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रहे थे ना, तो इनको ऐसे फील हो रहा था एरोप्लेन चलाने वालों को कि ना कुछ उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, उन्हें क्या कर रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कोई चीज उन्हें इधर से धक्का मार रही है। ये जाते टाइम थे ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन जब ये आ रहे थे ना, आते वक्त इनकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। तो इस टाइम जब ये अपनी कंट्री में वापस आते थे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ये देखते थे कि इनकी जो स्पीड है ना, वो एकदम से बढ़ जाती थी। ठीक है, तो फिर इस पे रिसर्च हुई और पता चला कि आपके ऊपर एटमॉस्फेयर में एक विंड है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और जो कौन सी डायरेक्शन में चलती है, जिसकी डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये बहती है। और इसी की वजह से ये जो आपकी जेट बॉम्बर है, ये जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे थे तो इनकी स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कर रही थी, यानी कि वो वेस्ट से आ रही थी और आपके जेट प्लेन ईस्ट से जा रहे थे, तो उन दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था और उन्हें फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा था जेट प्लेन्स को। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो जेट स्ट्रीम है ना, उनका पता लगा कि हाँ, कोई ऊपर अपर एटमोस्फेयर में कोई स्ट्रीम, कोई हवा है, और उसको बोला जाता है आपका जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पे ना एक वर्ड है सरकम पोलर, का मतलब क्या होता है, सरकम पोलर का मतलब होता है जो हमारी पृथ्वी के, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ बहती है, उसको बोला जाता है आपका सरकम पोलर विंड। और ये अपर वेस्टर्ली विंड है। आपकी वेस्टर्ली जो विंड है, वेस्टर्ली विंड का ही एक टाइप है ये आपका जेट स्ट्रीम। इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, वेस्ट टू ईस्ट। और ये आपकी वेस्टर्ली भी कैसे डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट ही मूवमेंट करती हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एक नैरो बेल्ट होती है हवा की, जो कि कुछ 100 किलोमीटर इनकी चौड़ाई होती है ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में, और इसको बोला जाता है आपका जेट स्ट्रीम। और जो
सर्कुलेशन है जेट स्ट्रीम की वो 20 डिग्री लेटीट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर एट द हाइट ऑफ 7.5 से 14 किलोमीटर। देखो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, आपका ट्रॉपिकल एरिया में भी जेट स्ट्रीम बनती है। ये जेट स्ट्रीम क्या है कि आपका मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ ये आपका तिब्बत प्लेटू है, ये प्लेटू इसको जब सन से एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है ना, तो इस पे जो विंड है ना वो एकदम से गर्म होके है ना यहाँ पे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, और ये एकदम से ना बिल्कुल ऊपर उठ जाती है, अपर एटमोस्फेयर तक चली जाती है, यानी कि 7.5 से 14 किलोमीटर की हाइट तक चली जाती है। और इसी को क्या बोला जाता है, आपका जेट स्ट्रीम बोला जाता है, जो अपर एटमोस्फेयर में ब्लो करती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम डिस्कवर हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब आपके अमेरिकन जेट बॉम्बर थे वो फ्लाई कर रहे थे जापान की तरफ, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो उन्हें ऑब्स्ट्रक्शन का, बाधा का सामना करना पड़ता था। ठीक है, और जब वे वापिस आते थे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट आते थे, तो इनकी जो वेलोसिटी है क्या बढ़ जाती थी, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती थी। ठीक है, दिस प्लेन्स, इनमें क्या है, इंक्रीज होता था वेलोसिटी में, स्पीड में, वाइल दे यूज टू रिटर्न टू देयर बेस, जब वे वापिस आते थे। और इस फैक्ट के बेस पे जो आपकी वेस्टर्ली विंड है, मिएंडरिंग का मतलब क्या होता है, जो ऐसे जिगजैग पाथ में चलती हैं, तो आपकी जेट स्ट्रीम का पाथ कैसा है, जिगजैग पाथ है, ये बहुत ज्यादा मिएंडर करती हुई चलती हैं। और आपके अपर एटमॉस्फेयर में ऐसी मिएंडर करती हुई विंड को क्या बोला गया, जेट स्ट्रीम बोला गया। ठीक है, ये देखो, ये तो है आपकी सरफेस विंड, यहां से एकदम से विंड वर्टिकली ऊपर उठी, और ये है आपकी जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या है, आपकी जेट स्ट्रीम के टाइप हैं, आपकी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, टेम्परेट जेट, पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इन सब के टाइप है जो अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, जेट स्ट्रीम को हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्यों बोलते हैं, ये आपने ध्यान दिया, यहाँ पे आपको जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम को वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन, बहने की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, इनकी डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जेट स्ट्रीम बोला जाता है। अब आपकी जेट स्ट्रीम की प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको समझनी है। पहले मुझे बताओ कि आपको जेट स्ट्रीम जो है समझ में आ गया। जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आ गया आपको जेट स्ट्रीम के बारे में। अब जेट स्ट्रीम की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी का मतलब है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जेट स्ट्रीम की, उसके क्या गुण हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो देखो, पहली है कि जो सर्कुलेशन है जेट स्ट्रीम का, उसकी कैसा, उसकी डायरेक्शन कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ये वेस्ट है ये ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये चलती है, और बहुत ही नैरो बेल्ट है, जो कि 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और इसकी हाइट भी याद रखना 7 से 14 किलोमीटर अपर ट्रोपोस्फियर में ये चलती हैं।
यहाँ पे आपकी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले इनकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, दूसरी 100 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई है, तीसरा इनकी ऊंचाई 7 से 14 किलोमीटर में है, और चौथा ये अपर ट्रोपोस्फेयर में बहती हैं, लोअर ट्रोपोस्फेयर में ये नहीं बहती हैं। उसके बाद कहते हैं ऑन एन एवरेज जेट स्ट्रीम मेजर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर इन लेंथ। इनकी जो लंबाई होती है वो हजारों किलोमीटर ये लंबी होती हैं, कुछ 100 किलोमीटर तक ये चौड़ी होती है, ठीक है, और गहराई इनकी 2 से 4 किलोमीटर होती है। उसके बाद बोलते हैं ऑब्जर्व बिटवीन पोल्स एंड 20, यानी कि ये पोलर एरिया से 20 डिग्री लैटिट्यूड तक ये जेट स्ट्रीम आपकी बनती है दोनों हेमिस्फेयर में। पोल के पास जो जेट स्ट्रीम बनेगी उसका नाम है पोलर जेट स्ट्रीम। सब पोलर एरिया के पास जो बनेगी उसका नाम है सब पोलर जेट स्ट्रीम। आपका जो ट्रॉपिकल एरिया के पास बनेगी उसका नाम है ट्रॉपिकल एरिया जेट स्ट्रीम। और कुछ आपकी जेट स्ट्रीम लोकल कंडीशन टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है उसकी वजह से भी बनती है। जैसे आपका तिब्बत के प्लेटू के पास है आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, उसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगी। अच्छा, ये कहते हैं वर्टिकल विंड शेयर ऑफ जेट स्ट्रीम। वर्टिकल विंड शेयर यानी कि ये आपकी जो हवा उठ रही है ना, इसमें वर्टिकली कितना शेयर है, शेयर का मतलब होता है हिलाव डुलाव है, वो है 5 से 10 मीटर पर सेकंड का। और देयर बाय जो विंड की वेलोसिटी है अबव और बिलो जेट स्ट्रीम वो क्या है 18 से 36 किलोमीटर है। और लेटरल विंड या लेटरल यानी कि जो किनारों पे विंड जो शेयर है वो क्या है 5 मीटर पर सेकंड है। और मिनिमम जो वेलोसिटी है जेट स्ट्रीम की वो 30 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, इनका जो पाथ है वो सर्कुलेटरी है। सर्कुलेटरी यानी कि अर्थ के चारों ओर ये सर्कुलेट करती रहती है। और इनका पाथ क्या है वेवी, यानी कि ये वेवी और मिएंडरिंग है। सर्कुलेशन पाथ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि आपकी अर्थ के चारों ओर। दूसरा इन ये वेवी होती हैं, वेवी और मिएंडरिंग यानी कि सेम ही है, इनमें वेव बन जाती है, मिएंडर करने लगती है ये। 6 इनकी है कि दिस बिकम स्ट्रॉन्ग, विंटर सीजन में ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। विंटर आपका जो सर्दियां है, सर्दियों के मौसम में जेट स्ट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। और गर्मियों में इनकी वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। जो जब सर्दी आती है ना तो सर्दियों में ये ज्यादा नीचे तक बन जाती है। जैसे पहले 20 तक बनती थी तो 10 डिग्री तक बढ़ जाएगी, लेकिन गर्मियों में ये सिर्फ 25 से 20 डिग्री तक ही बनेगी, पोलर एरिया से 25 से 20 डिग्री तक। ये कहते हैं कि गर्मी के मौसम में उत्तर की ओर खिसकने के कारण जेट धाराओं का विस्तार कम हो जाता है, जबकि सर्दी के मौसम में ये 20 डिग्री अक्षांश तक फैल जाती हैं। अब ये आपका है ना क्यों होता है, ये आपका जो सन है ना, सन सन शिफ्ट करता है तो उसकी वजह से ये भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आता है ना तो ये नीचे आ जाती है, जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यानी कि गर्मियों में ऊपर चली जाती है और सर्दियों में इनकी ये जो है नीचे की तरफ आ जाती है, फैल जाती है। ये उतनी आपकी जेट स्ट्रीम जो आपको इसमें दिख रहा है। अब आपका जो जेट स्ट्रीम है ना, ऐसे नहीं है कि शुरुआत से ये वेवी पाथ में होती है। पहले इनका पाथ होता है ऐसे, फिर धीरे धीरे इनकी स्पीड क्या होती है, इनमें धीरे धीरे वेव आने लगती है ऐसे थोड़ी थोड़ी। फिर थर्ड स्टेज में और भी ज्यादा आने लगती है, वेवी पाथ बन जाता है। फिर फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जैसे आपका हमने रिवर में पढ़ा था ना वो ओक्सबो लेक बन गई थी, तो ऐसे ना ये चक्कर कट के आपकी विंड ऐसे बहने लगती है, ऐसे सर्कल लो प्रेशर के सर्कल बनने लगते हैं। तो ऐसे वेव, ये 4 स्टेज होती हैं आपके किसकी, जेट स्ट्रीम के बनने की। ये देखो ये रहा, सबसे पहले तो ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। एक बात देखो ये जेट स्ट्रीम कैसे बनती है, ये इधर से आ रही है आपकी गर्म हवा, इधर से आ रही है आपकी ठंडी हवा। पहले तो गर्म और ठंडी हवा एक दूसरे के पैरेलल बह रही हैं, फिर क्या होता है आपकी गर्म और ठंडी हवा एक दूसरे के एरिया में घुसने की कोशिश करती है तो ये वेवी फॉर्म शुरू हो जाती है।
फिर क्या है, फिर देखो ये कोल्ड जो एयर है ना, कोल्ड एयर ने वार्म एयर का ज्यादा जो है एरिया ले लिया है, कहीं से वार्म एयर ने कोल्ड एरिया का ज्यादा जो है एरिया ले लिया, यानी कि कहीं पे वार्म एयर ने ठंडी हवा को ऊपर उठा दिया, कहीं पे ठंडी हवा ने वार्म एयर को दबा दिया है, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये फिर से ऐसे बहने लगती है। ये 4 स्टेजेस होती हैं। अब आपके पहले टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम। देखो जेट स्ट्रीम के जो टाइप है ना, वो 5 तरीके की बेस नाम पर है। जहां जैसे पोलर के पास होती है तो इनका नाम रख दिया जाता है पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, जैसे सबसे पहले है आपका पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम कैसे बनती है, आपकी बनती है 40 से 60 डिग्री के बीच में। ये क्या होता है, ऊपर से पोलर एरिया से ठंडी कोल्ड एयर और नीचे से आपकी वार्म एयर आ रही है, और ये जो दोनों मिक्स हो रहे, तो इसकी वजह से एक विंड बनती है जिसको बोलते हैं आप पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, फॉर्म अबाउट द कन्वर 40 से 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में बनती है, जहाँ पे पोलर कोल्ड एयर मास और आपका ट्रॉपिकल वार्म एयर मास दोनों क्या है, कन्वर्ज हो जाती है, और इसी की वजह से क्या होता है आपका, ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम बनती है। ठीक है, उसके बाद है आपका सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहाँ पे बनती है, अपर ट्रोपोस्फेयर, ये 30 से 35 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में बनती है। ठीक है, आपकी ऊपर से ठंडी हवा और नीचे से गर्म हवा आती है, दोनों मिल जाती है, और क्या होती है फिर आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनती है। और ऐसे ही आपकी जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, ये इसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्यों बोला गया है, क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलती है। ठीक है, ये भी अपर ट्रोपोस्फेयर में बनती है, बट क्योंकि ये जो वेस्टर्ली होते हैं ना, ये ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट हो जाती है। ट्रेड विंड यानी कि ईस्टर्ली, ईस्टर्ली वो विंड होती है जो ईस्ट टू वेस्ट चलती है। ठीक है, ऐसे आपकी जो ट्रोप ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये आपकी इंडिया और अफ्रीका के ऊपर गर्मियों में बनती है। गर्मियों में किसकी वजह से बनती है, बहुत ज्यादा जब हीटिंग यानी कि तापमान बहुत ज्यादा मिलता है, तो आपका जो तिब्बत प्लेटो ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और वहां से आपके ना एकदम से वर्टिकली एयर ऊपर उठती है, और ये देखो, ये आपका तिब्बत प्लेटू से एकदम से हवा ऊपर उठी, और अपर ट्रोपोस्फेयर में इसकी जो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ऐसे क्यों हुई, ईस्ट टू वेस्ट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड की वजह से ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बही। ठीक है, ये देखो ये रहे आपके टाइप, आपकी ये पोलर रीजन में ये पोलर जेट स्ट्रीम, ये टेम्परेट रीजन में आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। देखो यहां से समझो पोलर जेट स्ट्रीम कैसे बनती है, ये ऊपर से आपकी ठंडी विंड और नीचे से आपकी गर्म विंड आती है, तो इसकी वजह से ये बनती है आपकी पोलर जेट स्ट्रीम। ऐसे ही यहाँ से आपका ठंडी विंड आती है और यहाँ से आपकी गर्म विंड आती है, तो इसकी वजह से आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनती है दोनों हेमिस्फीयर में। और आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जैसे अफ्रीका में और इंडिया में कैसे बन रही है, टेम्परेचर ज्यादा मिलने की वजह से एकदम से एयर वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठ जाती है। अब आपकी है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। देखो ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम है ना, इसको आप स्ट्रेटोस्फेरिक जेट स्ट्रीम भी बोलते हो। या आपका जो सब पोलर एरिया है ना, वहां पे बनती है विंटर सीजन में, टेम्परेचर में डिफरेंस आने की वजह से। स्ट्रेटोस्फेयर में, पोल्स में 30 किलोमीटर पर। और ये जो जेट स्ट्रीम होती है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली सर्कुलेशन करती है। ठीक है, इनमें विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और ये सर्दियों में बनती हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। उसके बाद लोकल जेट स्ट्रीम। लोकल जेट स्ट्रीम कब बनती है, जब आपकी पर्टिकुलर प्लेस में टेम्परेचर में वेरिएशन आते हैं, तो उसकी वजह से कुछ लोकल जेट स्ट्रीम बनती है, जैसे आपका इंडिया में, अफ्रीका में। आया समझ में सबको, ये जेट स्ट्रीम के टाइप।
अब आपकी जो जेट स्ट्रीम है ना, जेट स्ट्रीम की क्या है, साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम, ये इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम क्या होता है ये पढ़ेंगे पहले। पहले मुझे ये बताओ कि जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम, आपको जेट स्ट्रीम के टाइप समझ में आ गए? बताओ जल्दी से, जेट स्ट्रीम समझ में आ गया? बेटे जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो ना कि समझ में आया है आपको, नहीं समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो फिर मैं यहीं से समझाती, नहीं तो फिर आपको इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम क्या होता है ये बताती हूँ। अश्विनी को समझ में आ गए, रुचि को नहीं आया है। रुचि, कुल मिला के एक बात याद रखो कि आपकी जो जेट स्ट्रीम है ना, वो जेट स्ट्रीम कैसे बनती है। इधर से आपकी ठंडी हवा आ रही है, ये कोल्ड एयर है, और इधर से आपकी गर्म हवा आ रही है। इन दोनों के मिलने की वजह से आपकी जेट स्ट्रीम बनती है। जैसे आपका पोलर एरिया है, पोलर एरिया में क्या होता है कि एक हवा, आपकी ठंडी हवा पोलर एरिया से आ रही है और गर्म हवा आपकी नीचे से आ रही है, तो इन दोनों के मिलने की वजह से जो जेट स्ट्रीम बनते हैं उसको बोला जाता है आपका पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जेट स्ट्रीम बनती है। इंडिया और अफ्रीका में, अब बताना है आपको इंडस और अफ्रीका में कैसे काम करती है ये। देखो बताती हूँ, इंडस और, सॉरी, इंडिया और अफ्रीका में, देखो इंडिया और अफ्रीका में ये जो जेट स्ट्रीम है ना, इसका ओरिजिन कैसे होता है। आपका इंडिया में गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में आपका जो ये तिब्बत प्लेटू है ना, इंडिया का बता रही हूँ, गर्मियों में आपका जो ये तिब्बत प्लेटू है, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और एकदम से गर्म होने की वजह से यहाँ से जो एयर है ना, वो वर्टिकली रूप से ऊपर उठती है 7 से 14 किलोमीटर के बीच में। और उसके बाद ये क्या है, आपका ये जो हवा ऊपर उठती है ना, अपर एटमॉस्फेयर में बहने लगती है। और ये जो आपका इंडिया कितने से कितने लैटिट्यूड के बीच में, 0 से 23 लैटिट्यूड के बीच में है, और 0 से 23 लैटिट्यूड के बीच में आपकी बहती है ट्रेड विंड। ठीक है, ये ट्रेड विंड का इलाका होता है। तो ट्रेड विंड यानी कि आपकी ट्रेड विंड का दूसरा नाम है ईस्टर्ली। और ईस्टर्ली कैसे बहती है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे बहती हैं।
यानी कि ये ऐसे बहने लगती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और फिर ये यहाँ पे नीचे बैठती हैं, और यहाँ से आपकी देखो ये गर्मियों में मॉनसून विंड आती है, और ये जब नीचे उतरती है तो नीचे उतर के इन मॉनसून विंड को क्या करती है, पीछे से धक्का देती है, और जितना ज्यादा तेजी से आपकी जेट स्ट्रीम नीचे उतर के आपके जेट स्ट्रीम को धक्का देंगी, उतनी ही ज्यादा आपका जो मानसून है वो जल्दी से इंडिया में घुसेगा और बारिश करेगा। ये होती है आपकी जेट स्ट्रीम। और ऐसे ही अफ्रीका में भी लोकली बहुत सारी जेट स्ट्रीम है। ठीक है, वो टेम्परेचर में जब डिफरेंस होता है ना, तो उसकी वजह से ये विंड ओरिजिनेट होती हैं। अब आया समझ में? ओके। वेलकम बेटे, वेलकम। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम का इंडेक्स साइकिल देखो, जेट स्ट्रीम के उत्पन्न होने से लेके, यानी कि इसके स्ट्रेट पाथ से लेके इसके कर्व्ड पाथ तक को क्या बोला जाता है? इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम बोला जाता है। द जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब है उत्पत्ति। जेनेसिस ऑफ जेट स्ट्रीम इज रिलेटेड टू, आपकी जेट स्ट्रीम की जो ओरिजिन है वो किस से रिलेटेड है? टेम्परेचर में डिफरेंस। देख, हिंदी में देख लो कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति भूमध्य रेखा से तापमान प्रवणता से संबंधित है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों में जो आपकी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है वो टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से उत्पत्ति होती है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, सरफेस हाई प्रेशर एट द पोलर एरिया पे आपका हाई प्रेशर होता है, और आपका जो इक्वेटोरियल एरिया वहां पे कैसा होता है? इक्वेटोरियल एरिया पे लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो तो उसकी वजह से ये आपकी उत्पत्ति होती है, ये तो मैंने बता दिया। इंडेक्स साइकिल आपकी सिंपल क्या होती है, ये यहां से आप ये पूरा मत देखो, बस लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगी ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिनट देखो, द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट पाथ ऑफ जेट स्ट्रीम टू वेवी पाथ, यानी कि आपका वो पीरियड, वो समय जब आपकी जेट स्ट्रीम स्ट्रेट पाथ से वेवी पार्ट में कन्वर्ट होती हैं, उसको बोला जाता है इंडेक्स साइकिल, जो कि 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। ये है आपका इंडेक्स साइकिल का मतलब। इंडेक्स साइकिल का मतलब क्या है कि जब आपकी जेट स्ट्रीम स्ट्रेट पाथ से वेवी पार्ट में कन्वर्ट होती हैं, तो इसको बोला जाता है आपका इंडेक्स साइकिल। इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ये जो पीरियड लगा है ट्रांसफॉर्म होने में, चेंज होने में स्ट्रेट पाथ से कर्व्ड पाथ में, इसको बोला जाता है आपका इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब आपने ना जेट स्ट्रीम के बनने की जो 4 स्टेजेस है बस ये रहती हैं, ये अब हम करेंगे क्योंकि कल फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। जेट स्ट्रीम के बनने की सबसे पहले वो 4 स्टेजेस हैं। अरे मैंने ये डायग्राम नहीं लगाया का, वो मैंने पहले लगा दिया आपका डायग्राम, वो दिखाई थी ना आपको स्टेजेस। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली जो स्टेज होती है ना जेट स्ट्रीम की, वो क्या होती है?
सबसे पहली स्टेज होती है कि आपकी जो जेट स्ट्रीम होती है ना वो जो आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ में होती है, वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेट पाथ में होती है। रोसबी वेव का मतलब क्या होता है पता है? रोसबी वेव यानी कि इनमें ये वेवी पाथ नहीं आने लगा है। इनको रोसबी वेव क्यों बोला गया? क्योंकि आपके रोसबी, आपके जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको खोजा था, उन्होंने इसकी ये बताया था कि आपकी जो जेट स्ट्रीम है वो वेवी फॉर्म में चलती है और इसलिए इनके वेवी फॉर्म को रोसबी वेव भी बोलते हैं। रोसबी वेव अभी तक डेवलप नहीं हुई थी। एक तरफ आपकी क्या होती है, एक तरफ इधर आपकी कोल्ड हवा बह रही है और इधर आपकी वार्म हवा बह रही है, अभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। आपकी जो कोल्ड एयर है वो नॉर्थ में है और जो वार्म एयर है वो साउथ में है। इधर वार्म एयर है और इधर आपकी कोल्ड एयर है। अभी कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, अभी ये सिंपल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होने लगता है, जो स्ट्रेट पाथ था ना जेट स्ट्रीम का, वो ट्रांसफॉर्म चेंज होने लगता है वेवी पाथ में। यानी कि अब थोड़ा थोड़ा इनमें ना वेव आने लगती हैं ऐसे, यानी कि ये कोल्ड विंड आपके वार्म विंड के इलाके में घुसना शुरू कर देती है और वार्म विंड कोल्ड विंड को के इलाके में घुसना शुरू कर देती है, तो इनमें क्या है, लहर आनी शुरू होती है। और ये क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इनिशिएट द बिगिनिंग ऑफ, और यहां से आपकी सेकेंड स्टेज से जो रोसबी वेव है उनकी बनना यानी कि उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। मार्च तक आपकी जो जेट स्ट्रीम है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है और वे इक्वेटर की तरफ फैल जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड स्टेज। अब आपकी थर्ड स्टेज में क्या है कि थर्ड स्टेज में आपकी जेट स्ट्रीम कंप्लीटली डेवलप हो चुकी होती हैं, फुली डेवलप्ड मिएंडरिंग पाथ में आ चुकी होती हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है। और ये पॉइंट किया जाता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है फर्स्ट टू स्टेजेस में, नॉर्थ टू साउथ, वो बहुत कम था, लेकिन इस स्टेज में क्या हो जाता है, इस स्टेज में ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है। प्रेशर जो ग्रेडियंट फोर्स है ना वो ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है। के बाद कहते हैं कि आपका जो पोलर, जो ध्रुव से कोल्ड हवा आई थी ना, डिस्प्लेस कर दी जाती है इक्वेटर की तरफ ट्रॉपिकल वार्म एयर के द्वारा, ठीक है। ये आपकी थर्ड स्टेज है कि ध्रुवीय ठंडी वायु राशियों का भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय की ओर विस्थापन होता है, ध्रुवों की और गर्म वायु राशि का। यानी कि क्या होता है कि आपकी ये जो ठंडी विंड है वो इक्वेटर की तरफ और जो आपकी गर्म विंड है वो पोलर एरिया की तरफ मूवमेंट शुरू कर देती है और बिल्कुल क्या जाती है, इनमें मिएंडरिंग पाथ शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में अब क्या होता है, जैसे ये मिएंडर थे ना, अब ये मिएंडर, ये जो आपके ये ना, ये लो प्रेशर के गर्त, ये इस विंड से अलग होना शुरू कर देते हैं, कटिंग ऑफ मिएंडर। जबकि ये वेव है ना, ये कट होने शुरू हो जाते हैं जेट स्ट्रीम से, मेन पाथ से कट होने लग जाते हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, आपका जो सर्कुलेशन है वो फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। और आपकी जो हवा है वो फिर से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, कोल्ड विंड अपनी जगह और वार्म विंड अपनी जगह। ये होती है लास्ट स्टेज। बस आपको इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब लास्ट में रह गया कि आपका जो सिग्निफिकेंस है यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है जेट स्ट्रीम की। सबसे पहले तो आपका जो पहला पॉइंट है कि ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, मिड लैटिट्यूड के टेम्परेचर के, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन और जेट स्ट्रीम के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। अब आपको टेम्परेट साइक्लोन का मैंने बताया था, टेम्परेट साइक्लोन वो साइक्लोन है जो 35 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में बनते हैं। और ये जो टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपकी एक तरफ से कोल्ड हवा, एक तरफ से वार्म विंड, इन दोनों के मिलने की वजह से ये साइक्लोन बनता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, लोकल वेदर कंडीशन, यानी कि आपका जो जेट स्ट्रीम है वहां की लोकल वेदर कंडीशन के बारे में भी बताती है,
थर्ड है जो आपका मॉनसून है, मैंने अभी अभी बताया ना कि आपका जेट स्ट्रीम जो ना मॉनसून को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। अगर आपकी जेट स्ट्रीम धीरे से नीचे उतरेंगी तो ये आपकी जो मॉनसून विंड है उनको आगे पुश नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से आपकी मॉनसून जल्दी नहीं हो पाती है। और लास्ट है द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओजोन, ये आपका जो ओजोन को डिप्लीट करने, मैंने आपको बताया था ना कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा डिप्लीट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से अपने ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं, ये जेट स्ट्रीम उनको पहुंचाती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ये आपके जेट स्ट्रीम के सिग्निफिकेंस है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये टॉपिक। आपका आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम जो नया टॉपिक अपना वो शुरू करेंगे, ठीक है। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे और कल हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा होगा, ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी के बाद फोग और प्रेसिपिटेशन के टाइप पढ़ लेंगे। तो बस उसके बाद फिर अपना दो टॉपिक रह जाएंगे, एक फ्रंट और एक साइक्लोन। कोशिश करेंगे परसों तक सिलेबस कंप्लीट कर दें, ठीक है। और फिर बस आपका जो फोर्थ यूनिट है वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। जो आपका फोर्थ यूनिट है ना वो कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी है, वो बहुत छोटी सी यूनिट होती है, वो सिर्फ 2 दिन की ही यूनिट है, आपकी उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 यूनिट होने के बाद फिफ्थ यूनिट हम ओशनोग्राफी शुरू करेंगे और ओशनोग्राफी को सिर्फ हम 4 से 5 दिन में खत्म कर देंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि उसमें 6 ही टॉपिक हैं और कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है। तो मिलते हैं कल। अब आपकी शायद पेपर 1 की क्लास है बेटे, उसको ज्वाइन कर लो, उसके बाद मिलते हैं। और यशवंत हमारी जो मैथ वाली क्लास है ना हम कल सुबह कर लेंगे 11, कल सुबह नहीं, कल क्लास नहीं हो पाएगी बेटे, क्योंकि कल सुबह क्लास नहीं हो पाएगी। कल मैं आपकी फिर, अरे क्योंकि कल मुझे कहीं पे जाना है तो मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, कल आपकी क्लास इवनिंग में रहेगी। हाँ जी बिल्कुल, पूरा नवंबर हम रिवीजन ही करने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे, पूरे नवंबर में हम रिवीजन ही करेंगे। नवंबर और 6 दिसंबर से पेपर शुरू है तो 1 महीना हमारे पास रिवीजन का टाइम है। मोस्ट प्रोबेबली 5 नवंबर तक हम 30 नवंबर, सॉरी 31 अक्टूबर तक हम सिलेबस कंप्लीट करके अपना जो नवंबर में रिवीजन करेंगे। और कई कंसेप्ट मैं ऐसे समझाऊंगी जैसे आपका ना क्वेश्चन के साथ भी मैंने आपको समझा दूंगी। क्वेश्चन आपके जो भी नेट के पेपर में आए होंगे और वो हमारा टॉपिक में नहीं कवर हुआ होगा ना तो मैं आपको वहां पे समझा दूंगी ताकि आगे यहाँ से कुछ आए तो आप वो कवर कर लो, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर। कल 6 बजे ही क्लास होगी, ठीक है। और गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।